स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी रेफरेंस में आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, और इसका टाइटल है डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि डिसऑनर क्या होता है, ये प्रेजेंटमेंट क्या होता है, आज मैं आपको बताती हूँ कि डिस्चार्ज क्या होता है। आपको ध्यान होगा कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो परफॉर्मेंस पढ़ा था, और परफॉर्मेंस का मतलब है उस काम को पूरा कर लेना। तो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता था अपने प्रॉमिसेस को, बिल्कुल उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे प्रॉमिसेस हैं या जो हमारे कहना चाहिए एक्शंस हैं, राइट्स हैं, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा अपनी अपनी ड्यूटीज से और लायबिलिटीज से, उसी को ये कहा गया है। तो अगर बात करें कि डिस्चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पे ये कहते हैं डिस्चार्ज किस चीज से होना है, किस चीज से मुक्त होना है आपको। तो डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यानी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम कैसे मुक्त होंगे, इस बात को सेक्शन 82 ने कवर किया है 1881 के एक्ट में। ठीक है, तो 1882 का जो हमारा सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिस्चार्ज 3 तरीके से हो सकता है, और वो 3 तरीके हैं। एक होता है कैंसिलेशन, एक होता है रिलीज कर देना, और एक होता है पेमेंट कर देना। यानी अगर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर रिलीज कर दिया जाए यानी उसके राइट से उसे वेव कर दिया जाए तो भी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक होता है पेमेंट, यदि पेमेंट हो जाए, जिस ए पार्टी को बी को अगर पेमेंट करना था, अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो मीन्स ये है कि वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है, तो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं ये क्या करता है, ऐसे क्या है। तो इसको ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि अगर ऑल राइट्स ऑफ एक्शन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, अगर सारे जो राइट्स ऑफ एक्शन है वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाएं, यानी गायब हो जाएं, तो हम उसे ये कहते हैं खत्म हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं कि ये डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हो गया है। अब इसे थोड़ा और आगे समझ लेते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। ये कहता है 2 तरह के एस्पेक्ट हैं। एक तो होता है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी बाय ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की तरफ से हमारी जिम्मेदारी कैसे खत्म होगी, और एक होता है पार्टी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी कैसे खत्म होगी। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इसके बहुत सारे मोड्स भी होते हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज होती हैं, किस तरह से काम चलता है उसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। मेनली अगर मैं कहूँ कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लायबिलिटी है यानी जो डिस्चार्ज लायबिलिटी है वो मेनली 5 तरह से होती है। देखो, सेक्शन 30 जो है, सेक्शन 30 जो है 1881 का, वो ये कहता है इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टर द ड्रॉर मस्ट कंपनसेट द होल्डर। तो यहाँ पे किसकी लायबिलिटी बनती है, ये कहता है अगर डिसऑनर हुआ है और अगर एक्सेप्टर की तरफ से या ड्रॉई की तरफ से, तो जो ड्रॉर है वो उस होल्डर को कंपनसेट करेगा, अपनी लायबिलिटी से पूरा करेगा, तब वो काम कहा जाएगा कि ये डिसऑनर डिस्चार्ज हुआ है। दूसरा कहता है ड्रॉई का अगर चेक हो, तो जो कि बैंकर का होता है जनरली, द बैंकर मस्ट ऑनर द चेक बाय पेइंग इट, उसका या तो वो भुगतान करेगा या फिर उसको भुगतान करने में वो असमर्थता शो करेगा। ऐसे में यानी ड्रॉई ऑफ चेक जो होता है वो भी अपना डिस्चार्ज करता है अपनी लायबिलिटी को। तीसरी बात होती है मेकर ऑफ अ नोट, यानी या तो प्रॉमिसरी नोट का मेकर हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर हो। इन दोनों ही केस में लायबिलिटी टू पे द अमाउंट टू द होल्डर ऑन डिमांड। खास बात है, जैसे ही डिमांड की जाएगी तो उसकी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी तब होगी कि डिमांड करने पर वो उसका पेमेंट कर दे। चौथा तरीका होता है एंडोर्स। मैंने आपको बताया था एंडोर्स का मतलब होता है किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बैक साइड में किसी का नाम लिख देना, वो एंडोर्समेंट कहलाता है। और एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, हिंदी में कहते हैं पृष्ठांकन, यानी पीछे अंकित कर देना। तो ये कहता है अगर ऐसा हुआ है तो लायबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट होल्डर्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी पूरी होने से पहले जितने भी एंडोर्सी होंगे उन सबकी उसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, और ये आगे की बात कहते हैं प्रायर पार्टीज टू अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स। मान लीजिए कि मैच्योरिटी नहीं है और ड्यू कोर्स चल रहा है, तो हम ये कहेंगे जितनी भी पहले की पार्टीज हैं वो इसके लिए डिस्चार्ज करने के लिए लायबल मानी गई है, यानी कि एवरी प्रायर पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल देयरऑन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। जब तक कि वो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उससे जुड़ी हुई हर पहली पार्टी उसके लिए लायबल होगी डिस्चार्ज करने के लिए। अब आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये मोड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो ड्यू कोर्स चल रहा होता है तो उसमें पेमेंट के जरिए, यानी नॉर्मल और मोस्ट ऑब्वियस मोड होता है ये, तो उसमें पेमेंट कर दिया जाए
तो हम ये कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो गया है। अगर ये कहता है पार्टली प्राइमरी लाइबल बिकम्स होल्डर, यानी एब्सोल्यूट टाइटल हो और कोई भी कंडीशन उसमें नहीं लिखी हुई हो, तो हम ये कहते हैं कि ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है और वो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। तीसरा कहता है अगर वेव एक्सप्रेस कर दी जाए, यानी वेव का मतलब होता है अपने हक को छोड़ देना, अपने अधिकारों को त्याग देना। तो ये कहता है द राइटफुल होल्डर रिनाउंस इन राइटिंग एंड गिव्स अप हिज राइट अगेंस्ट ऑल द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के सामने जितनी भी पार्टीज हैं उनको वो या तो लिखकर या बोलकर अपने राइट्स को वेव कर दे, तो भी हम मानते हैं डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। जो आगे की बात है वो कहता है एक और तरीका है कैंसिलेशन कर देना। वो मैंने आपको बता दिया, अगर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल ही कर दिया जाए तो फिर लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरह से एक और होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो और आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, चाहे तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो जाए तब भी, चाहे वो उसको रद्द कर दिया जाए तब भी, तो ऐसा ये कहता है कि तब डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो जाता है। इसके अलावा कहता है अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट हो गया हो तो भी हम ये कहते हैं कि इसकी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो गई है। इसके अलावा ये कहता है अगर 48 घंटे की आपने मियाद दे दी है और 48 घंटे ड्रॉई को अलाउ कर दिया गया है, तो जो सेक्शन 83 कहता है वो ये कहता है कि 48 घंटों के अंदर अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करने का उसके पास में कंसिडरेशन होता है एंड ऑल प्रीवियस पार्टीज नॉट कंसेंटिंग ऑफ सच अलाउंस आर डिस्चार्ज। तो फिर जो उससे पहले की जो पार्टीज होती हैं वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगी अपनी लाइबिलिटी से। यानी का मतलब है अगर पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है 48 आवर्स बढ़ा दिया गया है, तो 48 आवर्स के लिए उससे पहले की जो पार्टीज उससे कनेक्टेड थी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होंगी। आगे ये कहता है अगर चेक का नॉन प्रेजेंटमेंट हुआ हो तो भी कभी भी आप लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होंगे। यानी आपको पता है चेक जब तक हम बैंक में नहीं लगाएंगे यानी साइट नहीं करेंगे तब तक उसका पेमेंट काम शुरू नहीं होगा, परफॉर्मेंस शुरू नहीं होगी। तो अगर हम बात करें कि डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कब खत्म होगी, तो ये बात मान के चलना बिफोर द डिमांड द लाइबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज इन अ चेक इज नॉट कंप्लीटेड। आगे की बात करते हैं अगर ड्राफ्ट ड्रॉन किया गया हो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के लिए, तो जब तक कि दूसरे ब्रांच में ना पहुंच जाए तब तक वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये ड्यू कोर्स माना जाएगा। आगे की बात करता है अगर ऑपरेटिंग ऑफ लॉ हो जाए, देखिए अगर कानून बीच में आ जाए और कानून की वजह से कुछ बात हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इंसॉल्वेंट को वो डिस्चार्ज कर दे, कोर्ट ऑर्डर डिस्चार्जिंग द इंसॉल्वेंट, तो हम ये कहेंगे कि इंसॉल्वेंट का इसमें डिस्चार्ज हो गया है लाइबिलिटी से। दूसरी बात कहते हैं व्हेन अ जजमेंट इज ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द एक्सेप्टर मेकर एंड एंडोर्सी। ये कहता है अगर चाहे मेकर हो चाहे एंडोर्सर हो या एक्सेप्टर हो, अगर जजमेंट उसके लिए आ जाए, निर्णय आ जाए, तो भी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कहता है अगर वो जो उसके ऊपर लिया गया ऋण था वो मर्ज हो गया है तो। आगे ये कहता है अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो ऐसे में भी वो डिस्चार्ज होएगा अपनी लाइबिलिटी से। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हमने बात कहा है कि डिस्चार्ज होते हैं अपनी लाइबिलिटी से। इसके अलावा एक और तरीका होता है वो है मटेरियल ऑल्टरेशन, यानी मटेरियल में बदलाव कर देना। और मटेरियल ऑल्टरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है असेंशियल ऑल्टरेशन, दूसरा होता है नॉन विटिलेटिंग ऑल्टरेशन। जो असेंशियल ऑल्टरेशन होता है वो ये कहता है अगर किसी भी चेक के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डेट में या अमाउंट में या उसके प्लेस में या उसके रेट में या उसके टाइम में कोई भी बदलाव किया जाता है तो हम ये मानते हैं ये एक मुख्य बदलाव है। और ये मुख्य बदलाव किसी भी मटेरियल के उसमें बदलाव किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा। आप किसी भी इन मुख्य बातों में बदलाव करोगे तो वो इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक कैंसिल माना जाएगा। इसके अलावा नॉन विटिलेटिंग ऑल्टरेशन होता है जिसमें आप मान लीजिए कि गलती से लिखना कुछ और था और लिख कुछ और गए, जैसे 1898 लिखना था लेकिन लिख गए आप 1998, बाई मिस्टेक हो सकता है ऐसा। तो इसको हम कहते हैं इसके लिए ऑल्टरेशन करना पड़ता है तो एक मेजर चीज हो जाती है। मान लीजिए अभी मैं कहूँ कि 2020 के जो सितंबर आएगा मैं तब ये पेमेंट कर दूंगा और मेरे लिखने में आ जाए 2022 के जो सितंबर महीना आएगा तब मैं ये पेमेंट कर दूंगा, तो बात ही सारी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा ऑल्टरेशन करना पड़ेगा तो मान के चलिए जिस इंस्ट्रूमेंट में मैंने 2022 लिख दिया गया था वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा और एक नया रीड्राफ्टिंग हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट की जो कि 2020 को लेके करती होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो बात है वो ये ऑल्टरेशन होता है तब भी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो जाता है। इसके अलावा ये सारे मैं आपको मोड्स बता दिया है। अब एक केस लॉ है, बहुत अच्छा केस लॉ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये था रामचंद्रन वर्सेस सुब्रमण्यम का केस लॉ है, ये साउथ इंडिया का केस लॉ है और 2005 का केस लॉ है। ये 24 जून को हुआ था। इसमें यही कुछ हुआ था कि उसने अपने जो कर्जा लिया था बैंक से उसमें उसने क्या किया था कि अपना एक लिखा था
चेक, और उस चेक में उसने अमाउंट भरी थी 90,000 रुपए, ठीक है, और ये 4 जुलाई को लिखा गया था। तो ये कहता है कि ये कर्जा वो पूरा कर देगा, इसके लिए उसने एक चेक लिख के दिया 97 में, जिसकी अमाउंट थी 1,47,000, यानी 90,000 के कर्जे के अगेंस्ट में उसने एक चेक लिखा था 1997 में, जिसमें 1,47,000 की अमाउंट भर दी थी, जो उसमें 90,000 के अगेंस्ट में प्लस इंटरेस्ट भी था, ठीक है। अब ये जब जो चेक था वो कलेक्शन के लिए जब गया था ना, तो ये एंडोर्समेंट के लिए रिटर्न आ गया था, और उसमें ये कह दिया गया था कि फंड इनसफिशिएंट है। जब फंड इनसफिशिएंट आया तो ये मान के चलिए डिसऑनर हो गया, तो बकायदा उसे नोटिस दिया गया था और बकायदा कहा गया था, 2-3 बार रिमाइंडर दिया गया था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ऐसे में ये माना गया था कि इसको चेक को जो है कैंसिल किया जाएगा, और जो उसने अपील की थी कि सर मैंने तो पेमेंट करने के लिए चेक दिया था, तो ये अपील उसकी खारिज कर दी गई थी, क्योंकि अगर एक इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो गया है तो बल्कि उसके अगेंस्ट में केस चलने का काम आ जाता है। तो उसने जो अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि सर मैंने तो चेक प्रेजेंट कर ही दिया था, तो इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से उसका जो डिसऑनरमेंट हुआ था, उस वजह से उसकी अपील खारिज कर दी गई कि ये नहीं माना जाएगा कि तुमने तो चेक लगा दिया था, इसका मतलब तुमने पेमेंट करने के लिए तैयार थे। अगर आपके फंड में, आपके अकाउंट में फंड सफिशिएंट नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये माना गया कि उसको डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी नहीं मानते हुए से कहा गया कि अभी भी आप अपना पेमेंट करेंगे, हम ये नहीं मान सकते कि आपने एक चेक लिख दिया था तो आपने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपको याद रहे तो अपने इस आंसर में जरूर इसे कोट कीजिए, बहुत अच्छा केस है, और इस केस लॉ के लिखने से आपके आंसर की वेटेज भी बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आप मुझे रिएक्ट कीजिए कि अगर ये अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।